आज ईरान मिडिल ईस्ट कंट्रीज में से सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है, जहाँ पे रिलीजियस लीडर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कंट्री को रूल करने में। पर कुछ समय पहले ईरान ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो बहुत अलग था। ईरान एक किंगडम था जिसे रूल करते थे शाह, यानी किंग। और ये कंट्री वेस्टर्न कंट्री की सबसे क्लोजेस्ट एलाई थी, स्पेशली अमेरिका। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक सिटिंग किंग शाह को अपनी कंट्री छोड़नी पड़ी? एक रिलीजियस लीडर ने एक्साइल, जिसका कोई एस्टेब्लिशमेंट था ही नहीं, वो उस कंट्री का रिलीजियस लीडर और सुप्रीम लीडर बन गया। और अमेरिका, जो ईरान और शाह का सबसे क्लोजेस्ट अलाय था, उसने ये सब रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा, जब ईरान को पर्शिया कहा जाता था। هستن برای البته اونها میخوان حق خودشون را. President Carter's words rang hollow. How long the present government here can last with almost daily fighting on the streets. Time after time, speculators have bought grazing land dirt cheap and made a killing. In the period of his reign, gone are the days of unchallenged authority when the affairs of state could be dropped for a skiing holiday in St. Moritz. पर्शिया दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है और उसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। 20th सेंचुरी में उसे एक मोनार्क रूल किया करता था, जिसका नाम था किंग रजा पहलवी, जिसे शाह भी कहा जाता था। शाह मतलब किंग। तो शाह का मानना था कि ईरान को सबसे जल्दी डेवलप और मॉडर्न बन जाना चाहिए, जिसके चलते उसी को रिफॉर्म भी लाए थे। जैसे 1960s और 70s में उन्होंने एक रिफॉर्म लाया था जिसे कहा गया था वाइट रेवोल्यूशन। इस रिफॉर्म के चलते लैंड रिफॉर्म चेंज हुए, एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव हुई, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और वुमेन्स को इक्वल राइट दिए गए थे। इस रिफॉर्म के चलते वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो हुई और ईरान की इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो गई। The number of children in primary schools has risen from 1.7 million to 4.1 million. In high schools from 326,000 to almost 2 million. Of 152,000 students in higher education, about one-third are women. In 1975 at Tehran University, 44% of all graduates in medicine were women, 47% in pharmacology as well as in social sciences, and 55% in education. अब ये सब अच्छा चल रहा था तो प्रॉब्लम था क्या? प्रॉब्लम ये था कि कुछ लोगों को लगता था कि शाह डिक्टेटर बन गया है। अगर कोई उसे अपोज करता था या फिर उसके खिलाफ कुछ बोलता था तो वो उसे जेल में डाल देता था। और कुछ रिलीजियस लीडर्स को ये लगता था कि ईरान ज़्यादा ही वेस्टर्न हो रही है और ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में जा रही है, जहाँ पे औरतें वेस्टर्न टाइप के कपड़े पहन रहे हैं और मर्द भी वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं। तो ये दो सेक्ट ऑफ ग्रुप थे जिन्होंने इनिशियली प्रॉब्लम करना शुरू कर दी। इस मैटर को और वर्स किया ईरान की सीक्रेट पुलिस ने, जिसका नाम था सवक। सवक पे ये एक्यूजेशंस थे कि जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था, सवक उसे अरेस्ट करते थे या फिर टॉर्चर करते थे। अब इस दौरान एक रिलीजियस लीडर जिसका नाम था रुहोल्ला खोमेनी, वो शाह को ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा था। उसका मानना था कि ईरान इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब रुहोल्ला खोमेनी के बहुत सारे सपोर्टर्स थे जो बहुत बढ़ भी रहे थे, तो शाह ने 1964 में रुहोल्ला खोमेनी को एक्साइल कर दिया कंट्री से। रुहोल्ला खोमेनी पहले इराक चले गए, उसके बाद फ्रांस में रहने लगे, लेकिन वहाँ से भी वो अपने मैसेज सीक्रेटली ईरान में भेजते थे। उनके मैसेजेस ईरान के लोग सुनते थे और उनके फॉलोअर्स यहाँ पे और बढ़ने लगे। तो पहले ही हमें दो सेक्ट मिल गए थे, जो एक शाह को हेड करते थे क्योंकि शाह डिक्टेटर बन गया था, और दूसरे खोमेनी के सपोर्टर्स जो मानते थे कि ईरान इस्लामिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग रूल होना चाहिए, ना कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग। ये दोनों सेक्ट एक साथ मिल जाते हैं एक टाइम के बाद, जो आता है अगला फेज है हमारा। 1970s के एंड तक एक मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गया था, जहाँ पे स्टूडेंट, वर्कर्स, रिलीजियस पीपल एंड कॉमन सिटीजन्स ऑफ ईरान ये सारे मिलकर शाह के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को हिस्ट्री में ईरानी रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। Case of disobedience. In the Iranian Revolution, we have the richest, we have the poorest together. We have the intellectuals, we have the illiterate together. The whole nation have risen against the system. And in terms of revolutionary history, this is just unprecedented. I think what has basically welded the people together so much is the fact that the regime has for long deprived them of the most basic human need, and that is the need for safety. A minister
a journalist, a Navi working on the street were equally deprived of the right to be safe from persecution, from torture, from arbitrary arrest, and from similar threats. That I see as the principal unifying factor. In South Tehran, thousands of people still live in mud huts without running water or sanitation. There are more schools, more jobs, more money, but inflation is now running at 35% a year. ये प्रोटेस्ट इतना मैसिव हो रहा था कि शाह को भी कंट्रोल करने के लिए ये इम्पॉसिबल हो रहा था, और 1979 तक ये प्रोटेस्ट इतना अनस्टेबल हो गया था कि शाह इसे कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। इसलिए 1979 में शाह ने ईरान छोड़ने का फैसला ले लिया। ऑफिशियली शाह ईरान से बाहर सिर्फ टेम्परेरी बेसिस के लिए जा रहा है ऐसा कहा गया था, लेकिन बाद में कभी शाह वापस आया ही नहीं। कुछ टाइम के बाद रोमाना खोमेनी वापस ईरान में आ गए एक्साइल से। उनके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग रास्ते पे आ गए थे। उनके आने के तुरंत बाद जो मोनार्की सिस्टम थी ईरान की वो भी कोलैप्स हो गई और ईरान ऑफिशियल एक इस्लामिक रिपब्लिक करके रीएस्टेब्लिश हो गया, जो इस्लामिक वैल्यूज के तौर पे ही चलना शुरू हो रहा था। They needn't have worried. As he came down the steps, Khomeini brought 2,500 years of monarchy in Iran to an end. خیابونا مثل اقیانوس اطلس که در طوفان باشه موج شرایطی بود که دیگه کاری نمیشه. The man given the honor of driving Khomeini had taken on more than he bargained for. بیش از اونه که فکر می‌کردیم آدم توی سالن اومد نتونستیم کنترل بکنیم. مردم ریختن ماشینای اسکورت و بین ما و ماشینای اسکورت حائل شدن. و مرتب من حس می‌کردم که دارن روی این ماشین بالا پایین میپرن. از همون لحظه رانندگی عادی نبود. توی ماشین این شب تاریک میشد. به او رأی داد ملت ما جمهوری اسلامی بود. اسلام مورد نظر بود. الان قشرهایی هستند که میخواهند اسلام را کنار بگذارند با نوشتن، با گفتن، با اجتماعات. این درد بزرگترین دردی است که الان ملت ما بهش مبتلا هست و ما ازش نگران. अब सवाल ये है कि अगर यूएसए जो ईरान और शाह के इतना क्लोजेस्ट अलाय और फ्रेंड था, उसने जो रिवोल्यूशन के टाइम पे शाह या फिर ईरान की मदद क्यों नहीं की और इस मूवमेंट को दबाया क्यों नहीं? तो इसके 3 रीजंस है। पहला, अमेरिका को पता चलता कि जो प्रोटेस्ट है वो कितना बढ़ेगा, उससे पहले ये प्रोटेस्ट मैसिव हो गया था, अनस्टेबल हो गया था। दूसरा, उन्हें लगा कि शाह ऑफ ईरान हु इज द किंग ऑफ ईरान वो इस सारे प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर लेगा और दबा लेगा, और ये शॉर्ट टर्म पीरियड वाला प्रोटेस्ट है जो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तीसरा, उन्हें लगा कि अगर उन्होंने मिलिट्री एक्शन ले भी ली तो प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाएगा, प्लस उनके नेबरिंग कंट्री से वो भी अमेरिका के अगेंस्ट हो सकते हैं। तो अमेरिका ने सोचा कि बैकडोर हम हेल्प करेंगे ईरान की किंग शाह की, पर ये कुछ हो जाए या फिर कुछ सोचे उससे पहले ही ईरान का किंग शाह ईरान छोड़ के अमेरिका एक्साइल में आ गया था। उसके बाद खोमेनी आ गया, वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया, हाई क्लेरिक सुप्रीम लीडर बन गया, और वो उसने ईरान को रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक नेशन करके करार कर भी दिया था, जिसके वजह से अमेरिका कुछ कर भी नहीं पा सकता था। और उसके बाद अमेरिका और ईरान के जो भी रिलेशनशिप थे वो बहुत ही खराब हो गए। که ملتی که رأی داد بر جمهوری اسلامی 99.5 رأی داد بر جمهوری اسلامی، یعنی ما اسلام را می‌خواهیم. अमेरिका और ईरान के रिलेशनशिप नॉर्मल हो भी जाते, लेकिन वो होने से पहले 1979 में ईरान हॉस्टेज क्राइसिस हुआ, जहाँ पे अमेरिका के डिप्लोमेट्स जो तेहरान में थे उन्हें हॉस्टेज बना के 1 साल तक रखा गया था ईरान में, जिसके वजह से जो भी रिलेशनशिप ईरान और अमेरिका की अच्छी हो सकती थी वो कभी हो नहीं पाई। A small group of students now took center stage. What they did next would poison relations between Iran and the West to this day. فقط این حس رو داشتم که این حرکت تو این حرکت یه رمزی وجود داره، یه اتفاق دیگه داره میفته. The student leader arranged to meet 4 colleagues at Tehran University.
فکر می‌کردم مثلا اگه بتونیم یه کاری بکنیم و امریکا رو به وادار کنیم که شاه رو اخراج کنه از امریکا، یه موفقیتی برای انقلاب هست. طرح در حقیقت اشغال سفارت امریکا به مدت 2 روز یا 3 روز حد اکثر و گروگان گرفتن امریکایی ها توی جلسه من مطرح کردم و 2 نفر از دوستان من مخالفت کردند. One who opposed was Mahmoud Ahmadinejad, Iran's future president. آقای احمدی نژاد گفت که این کار باعث تقویت شوروی میشه و باعث قدرت گرفتن سفارت شوروی میشه و ما اساسا توی دانشگاه ها و توی جامعهمون مشکل اصلیمون گروه های چپ و مارکسیست هستن. Clerics and communists had been allies of convenience in the revolution. Ahmadinejad feared the communists gaining ground. The 3 who wanted to seize the American embassy went ahead without him. They approached a cleric close to Khomeini. اونها رو قانع کردم که این تصمیم رو به اجرا در بیاورند و بدون اینکه امام مطلع باشه. گفت که چه ضرورتی داره؟ اصلا رهبر انقلاب اگه در جریان باشه شاید کار خوبی نباشه. 72 hours later, students gathered outside the embassy. دانشجویان راهپیمایی می‌کردن. ما توی اون پوشش حرکت کردیم از 2 تا 4 راه قبل از سفارت امریکا. باید دستور عملیات رو من صادر می‌کردم به فرمانده عملیات. At first this demonstration seemed to me to be an interruption, that it was going to really mess us up on getting our timetable. You know, it's amazing how you don't worry about the right things at the wrong time. I had to turn around rather quickly and go back to the foreign ministry, find help from where it mattered, and that was the foreign minister himself. من به آقای لینگن گفتم که خب من قبلا به شما در مذاکرات حضوری گفته بودم که اگر شما این کارو بکنید باید منتظر چه چیزی باشه. الان مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن. امریکا هم هیچ غلطی نمیتونه. The students paraded their captives. I was taken outside. You know, the hordes were already out there screaming death to the hostages. We were like animals in a zoo. अगर हम इसे कंक्लूड करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि ईरान की पॉलिटिक्स कुछ महीनों में ही बदल गई. सिटिंग लीडर, सिटिंग शाह ऑफ ईरान, द किंग ऑफ ईरान, वो किंग बनने के बाद कुछ महीनों में एक्सेल में चला गया. रिलीजियस लीडर जो एक्सेल में था वो ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया और ईरान और यूएसए के रिलेशनशिप जो बहुत ही बेहतरीन थे वो कुछ महीनों में ही खराब हो गए, जिसके रिप्लिकेशन हमें अभी पता चलते हैं कि अभी भी ईरान और यूएसए की रिलेशनशिप बहुत ख़राब है और फिलहाल तो वॉर भी चालू है, जहाँ पे यूएसए और इजराइल ने ईरान के जो सेकेंड सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खामेनी उनको असैसिनेट कर दिया और देन जो नया सुप्रीम लीडर बन गया अभी वो उससे बदला ले रहे हैं यूएसए और इजराइल के साथ. तो ये सब चल ही रहा है. अब इसके बाद क्या होगा हमें पता नहीं. यूएसए जो पुराना शाह है उसे वापस इस्टेब्लिश करेंगे ईरान के अंदर और नई गवर्नमेंट फॉर्म करने की हेल्प करेंगे, या फिर यूएसए जैसे अफगानिस्तान को कंट्रोल कर देते वैसे ईरान को कंट्रोल करना शुरू करेंगे. अब जो भी होगा वो हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि ईरान में क्या हुआ था और कितने समय में ईरान की पूरी रिवॉल्यूशन चेंज हो गई थी. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.